योग प्रशिक्षकों ने कार्य दिवस 10 दिन से बढ़ाकर पूरे माह करने की मांग। चिकित्सा विभाग में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत योग प्रशिक्षकों ने आज उपखंड अधिकारी धौलपुर को ज्ञापन देते हुए कहा कि हम सभी योग प्रशिक्षकों के कार्य दिवस 10 दिन से बढ़ाकर पूरे माह का किया जाए और मानदेय में वृद्धि एवं स्थायीकरण की मांग की है। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय से हमारे परिवार और खुद का खर्च नहीं चल पा रहा है, जिसको लेकर हमारा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, वह स्थायीकरण किया जाए, जिससे हम बेरोजगारों की सूची से बाहर आ सकें। रहने वाली हूँ। मेरा नाम कल्याणी जाट है। मैं योग प्रशिक्षक हूँ। मोरली पीएससी पर लगी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि योग प्रशिक्षक में जो 10 दिन का कार्य किया गया है वह हमें 10 दिन से हटा करके 30 दिन का किया जाए, जिससे आम जनता को पूरा लाभ मिल सके। ये जनता चाहती है कि हमें 10 दिन से योगा में कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आजकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें 30 दिन के लिए पूरा स्थायीकरण किया जाए। और मैं उपखंड जिला अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है, तो ये हमारी मांग मुख्यमंत्री तक की जाए और हमें 10 दिन से हटा करके 30 दिन के लिए पूरा कार्य दिवस किया जाए। मानदेय को लेकर के क्या समस्या है? कितना मानदेय अभी आपको मिल रहा है? मानदेय का ये है कि हमें 10 दिन के लिए पर डे 250 रुपये दिया जा रहा है, तो इससे हमें 250 रुपये का पर डे दिया जा रहा है, तो इससे हमारा कोई भी इससे बेरोजगार में ही है। इससे हमारा कोई भी रोजगार नहीं हो पा रहा है। ये इतना तो हमारा, हम जाते हैं ना पीएससी दूर है, उससे हमें इतना तो हमारा किराया भी लग जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आगे के लिए हमें 30 दिन का कार्य करके हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। सिब विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सैंपौ में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने सार्वजनिक स्थानों पर किए फल वितरित। राजस्थान की शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के संगठन संस्थापक कृष्णा परमार सैंपौ के नेतृत्व में सैंपौ के विद्यालय एवं अस्पतालों में फल वितरित कार्यक्रम आयोजित किया गया। फल वितरित कार्यक्रम के दौरान संगठन संस्थापक कृष्णा परमार सैंपौ ने कहा कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के हर वर्ग की जनता के सच्चे सेवक हैं। फल वितरण के दौरान विद्यालय में छात्र, शिक्षकों एवं अस्पतालों में मरीजों के द्वारा विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में आशीर्वाद देते हुए आने वाले समय में और भी उच्च पद पर विराजमान होने की शुभकामनाएं दी। फल वितरित कार्यक्रम में अंशु परमार, हरेंद्र परमार, सुखविंद्र सिंह परमार, दीपक परमार, गौरव चौहान सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। सिब विधानसभा से विधायक, राजपूत समाज की आन बान शान, सिब विधानसभा के जनता के सच्चे सेवक विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के ब्लॉक सैंपौ एवं जिला धौलपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में फल वितरित का कार्यक्रम किया गया है। सभी फल वितरित के कार्यक्रम के दौरान सभी मरीजों को फल वितरित किए गए हैं एवं सभी स्कूलों के अंदर फल वितरित कार्यक्रम किया गया है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत माननीय विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी जी की लंबी उम्र की कामना करता है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत रविंद्र सिंह भाटी जी के जन्मदिन के अवसर पर उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धौलपुर पुलिस ने लूट के एक मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। निहालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का सिर मुड़वाकर शहर में जुलूस निकाला और उन्हें पैदल कोर्ट तक ले गई। यह मामला 30 नवंबर 2025 का है, जब गेदापुरा शर्मथुरा निवासी कल्याण सिंह ने निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कल्याण सिंह, जो वर्तमान में ओंडेला सदर के निवासी हैं, ने बताया कि 3 लड़कों ने उनके साथ मारपीट कर 14,000 रुपये छीन लिए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वृत्ताधिकारी शहर धौलपुर कृष्णराज जागरण के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम के तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की। गहन जांच के बाद पुलिस ने 2 दिसंबर 2025 को 2 मुख्य आरोपी बोहित पुत्र कमल सिंह जाटव और उत्तम पुत्र रामबाबू जाटव को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 8 पदों पर 25 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 दिनांक 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, सीपी कुशवाहा ने बताया कि आवेदन करने का आज अंतिम दिन था। 8 पदों पर 25 अधिवक्ताओं ने अपना आवेदन किया है। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर समय शाम 4 बजे तक है। इसके बाद फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद तुरंत बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम
दिन अधिवक्ताओं में आवेदन करने की भीड़ देखी गई। चुनाव अधिकारी कार्यालय में काफी भीड़ रही और अधिवक्ता आवेदन के बाद से अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगते नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। धौलपुर शहर में दौड़ रहे ओवरलोड वाहन, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। वर्तमान में अगर देखा जाए तो शहर धौलपुर में तुरी एवं भूसा से ओवरलोड वाहन नेशनल हाईवे संख्या 44 से घंटाघर रोड होते हुए थाना कोतवाली के सामने से एवं जेल रोड पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस ओर धौलपुर शहर के जिम्मेदारों की कोई भी नजर नहीं है। जैसे ही ऐसे वाहन दिखते हैं तो वाहनों की ओर पीट करके खड़े हो जाते हैं और तब तक वाहन कछुआ की चाल में निकल जाता है, जो पूरे शहर में जाम जैसे हालात बना देता है। लेकिन इस ओर धौलपुर शहर के जिम्मेदारों का कोई भी ध्यान नहीं है। एक तो धौलपुर शहर की सड़कें टूटी फूटी एवं सक्रिय हैं और दूसरी ओर जब शहर में होकर कछुआ की चाल से ये वाहन निकलते हैं तो वहां पर जाम भी लग जाता है और आवागमन में काफी स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः चंबल प्रभा न्यूज जिम्मेदार लोगों से अपील करता है कि ऐसे वाहनों पर तुरंत कार्रवाई करें और इन वाहनों को शहर में से होकर न निकलने दें, जिससे आवागमन में स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। स्कूल में 3 अध्यापकों के बीच 52 विद्यार्थी, 16 बच्चे ही आते हैं रोजाना स्कूल। रायाखेड़ा उपखंड के जगमोहन के पुराम में प्राथमिक विद्यालय में इस वक्त 3 अध्यापक कार्यरत हैं। इस प्राथमिक विद्यालय में केवल 52 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 16 बच्चे ही रोजाना स्कूल आते हैं। स्कूल पहुंचने पर स्कूल में मिले अध्यापक पंकज ने बताया कि 52 विद्यार्थी स्कूल में नामांकित है, लेकिन 52 विद्यार्थियों में से 16 बच्चे ही रोजाना स्कूल नियमित रूप से आते हैं। स्कूल के अंदर अध्यापकों के पूछे जाने पर स्कूल में मौजूद मिले अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुछ जमा कराने गए हुए हैं। वहीं एमडीएम बनाने वाली 2 महिला भी कार्यरत हैं। सवाल इस बात का है कि जहाँ स्कूलों में बच्चे हैं वहाँ अध्यापक नहीं है, जहाँ अध्यापक हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं। क्या शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देकर जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको स्कूल में लाया जाए, इसके लिए अध्यापकों को निर्देशित करें, जिससे कि विद्यालयों में बच्चे ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो दूर हो सके। रायखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। नहर में 10 दिसंबर से पानी, लेकिन तैयारियां शून्य। क्या सिंचाई विभाग समय पर करेगा सफाई? धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने सिंचाई विभाग कार्यालय बसेड़ी पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं किसानों के साथ बैठक की तथा 10 दिसंबर को बसेड़ी सैंपू नहर में पानी छोड़ने का आदेश दिया। आपको बता दें कि आगामी रबी सीजन की सिंचाई को लेकर जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर से नहर में पानी छोड़ने के निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा अब तक कई स्थानों पर प्रमुख नहर एवं माइनरों की सफाई शुरू ही नहीं की गई है, जिससे किसानों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ 6-7 दिन में कैसे होगी सफाई। स्थानीय किसान नेताओं का कहना है कि सफाई कार्य शुरू न होने के कारण अब केवल 6-7 दिन शेष बचे हैं और इतने कम समय में पूरी नहर को साफ करना लगभग असंभव सा लग रहा है। अगर जल्द ही सफाई नहीं हुई तो पानी छोड़ने पर नहरों में सीपेज, पानी रिसाव की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, जिससे पानी खेतों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। जिला महामंत्री किसान मोर्चा सत्यपाल सिंह खिड़ौरा ने बताया कि नहरों की समय पर सफाई न होने से पानी बहाव के दौरान नहर की कमजोर दीवारें और तल में रिसाव बढ़ सकता है।
इससे सिंचाई व्यवस्था चरमराने का खतरा रहेगा और किसानों की फसलों पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद सिंचाई विभाग की ढिलाई समझ से परे है। भारतीय किसान संघ जारगा मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर ने भी विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नहर की सफाई के बिना पानी छोड़ना किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि नहर में जमा सिल्ट, झाड़ियां और कचरा पानी के बहाव को बाधित करेंगे, जिससे आगे के गांवों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाएगा। किसानों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से मांग की है कि पानी छोड़ने से पहले युद्ध स्तर पर सफाई कार्य शुरू किया जाए। यदि समय पर सफाई नहीं हुई तो रबी सीजन में गेहूं, चना और सरसों जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई प्रभावित होना तय है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि समय पर निरीक्षण और निगरानी न होने के चलते हर वर्ष यही समस्या दोहराई जाती है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज नहर कोठी पे नहर से संबंधित जो मीटिंग हुई उसमें किसान, प्रशासन, सिंचाई विभाग के सारे अधिकारीगण, किसान लोग सब एकत्रित हुए। उसमें नहर तोड़ने के लिए सहमति बनी 10 तारीख की। इसी के साथ में नहर में जो बीच में कचरा पड़ा है, घास उगी हुई है, उसे उठाने के लिए किसानों ने भी आवाज़ उठाई है कि नहर की सफाई होनी चाहिए। और सबसे पहले नहर की सफाई होगी तो पानी की सीपेज कम होगी। अगर नहर में कचरा रहेगा तो पानी धीरे धीरे स्लो चलेगा तो बगली के जो खेत हैं हमारे भरे हुए उनमें भी पानी ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही निवेदन करता हूँ प्रशासन और सिंचाई विभाग से कि जल्दी से जल्दी जो टूटी फूटी नहर पड़ी है उसकी सफाई हो और जो नहर के अंदर कचरा पड़ा है उसकी भी, घास की भी सफाई हो, ताकि सुगम किसान को अच्छी तरह से पानी मिल सके और सीवेज की समस्या कम हो सके। सैंपू कस्बे के नेशनल हाईवे 123 पर तेज रफ्तार स्लीपर बस ने सड़क पार कर रहे एक राहगीर को कुचल दिया। इस दौरान बारात से लौटकर घर जा रहे व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक कमोद सिंह पुत्र रामजीलाल शर्मा उम्र करीब 53 वर्ष परुआ गांव का निवासी था। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं उनके साथ मौजूद अमर सिंह शर्मा दुखद घटना से पूरी तरह घबराए हुए हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। यह घटना सैंपू में कदमखंडी के समीप हाईवे की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने किया जिला अध्यक्ष का नियुक्ति आदेश। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर और प्रदेश अध्यक्ष ग्राम सातिन प्रकोष्ठ श्रीमती पुष्पा देवी की अनुशंसा पर श्रीमती उषा शर्मा को ब्लॉक सैंपू का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संघ के प्रदेश महामंत्री हेडक्वार्टर जयपुर गायत्री महावर ने इस नियुक्ति की पुष्टि की। आदेश के अनुसार श्रीमती उषा शर्मा अब धौलपुर जिले में ग्राम सातिन प्रकोष्ठ की शाखा के नेतृत्व करेंगी। विवाहिता ने कुएं में गिरकर की आत्महत्या। रायाखेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत बसई घियाराम के ग्राम दगरा में 30 वर्षीय विवाहिता श्रीमती मुनेश पत्नी अचल सिंह जाति जाटम ने पास में बने ही कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली, जिससे अपने पीछे एक लड़का 4 वर्ष, एक लड़की 1.5 वर्ष की छोड़ी है। मृतका का पति अचल सिंह दिल्ली में मार्बल टाइल का काम करता था, जो कि समय दिल्ली में ही था। जिसको फोन पर सूचना दी गई तो वह रायाखेड़ा अस्पताल में ही आया, जहां उसकी अपनी पत्नी मुंदेश अस्पताल की मोर्चरी में रखी मिली। मुनेश और उसकी छोटी बहन तनु, दोनों बहनों की शादी दगरा ग्राम में ही अचल सिंह व प्रवीण के लिए हुई थी। अचल सिंह का छोटा भाई प्रवीण गांव में खेती-बाड़ी का कार्य करता है, जिसके पास 2 लड़की 1 लड़का है। विस्तृत सूत्रों से जानकारी मिली है कि छोटे छोटे बच्चों के कारण दोनों बहनों में वाद विवाद हो गया। इसके बाद में ही मनुष्य के पास बने हुए कुएं में छलांग लगा दी। साथ ही परिजनों के द्वारा थाने में लिखित दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराकर सब परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया है। रायखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि चंबल प्रभा लगातार धौलपुर की ऐतिहासिक विरासतों की जमीनी हकीकत टटोलने के लिए अपनी एक मुहिम के तहत लगातार जा रहा है। इसी के तहत हम आज मौजूद हैं धौलपुर की ऐतिहासिक बावड़ी, जो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसका जो बनावट है, इसकी जो नक्काशी है, वो अपने आप में एक अनूठी है। इसी को लेकर के ये पूरे भारत वर्ष में अपनी आप में एक अलग पहचान बनाने वाली ऐतिहासिक बावड़ी रही है। ऐसा बताया जाता है कि इसका जो निर्माण था वो 1875 के आसपास
धौलपुर के महाराजा निहाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और इसका जो उद्देश्य था वो था धौलपुर की पेयजल व्यवस्था में अपना योगदान देना, धौलपुर की पेयजल को व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यहीं से पूरे धौलपुर शहर की पेयजल सप्लाई होती थी। इसी को लेकर के ये चांद बावड़ी न केवल अपनी नक्काशी के लिए बल्कि धौलपुर के लोगों के लिए जीवनदायिनी थी, धौलपुर के लोगों के लिए एक अमृत के समान था अपने समय में ये जो चांद बावड़ी थी, जो ये बावड़ी थी वो। लेकिन समय के बदलते दौर ने और सरकारों की उपेक्षा के चलते ये कहीं न कहीं अपनी बदहाली में इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से बदहाल स्थिति में ये बावड़ी है आज, जो अपनी बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं पानी में भी काई मौजूद है। न नगर परिषद के द्वारा न ही किसी भी सरकार के द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो बावड़ी है वो अपने आप में अपना अस्तित्व खोती जा रही है और कुछ वर्षों में अपना अस्तित्व खो जाएगी। यहाँ जो कुछ लोगों ने रैन बसेरा कर रखा है उनका भी यही कहना है कि ये बावड़ी है वो अपने आप में अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। अगर इसकी समय रहते देखभाल नहीं की गई तो अपने आप में जो ये बावड़ी है वो अपना अस्तित्व पूरी तरीके से खो बैठेगी। इसी को लेकर के चंबल प्रभा आज ये ग्राउंड जीरो से आपकी तस्वीरें दिखा रहा है। ये जो नक्काशी है इसकी जो पत्थरों की लगाया गया है वो अपने आप में अनूठा है क्योंकि एक बारीक भी इसमें इनमें गैप नहीं है और अपने आप में ये जो जालियां झरोके हैं वो अपने आप में विचित्र हैं। अपन बात करें इस बावड़ी की तो ये बावड़ी 7 मंजिला इमारत है जिसके 4 मंजिल पानी की सतह से नीचे और 3 मंजिल पानी की सतह से ऊपर इसकी इमारत खड़ी हुई है। लेकिन अब वर्तमान की अपन बात करें तो 5 मंजिल इसकी पानी की सतह से नीचे पहुंच चुकी हैं, सिर्फ 2 मंजिल ही ऊपर बची हुई हैं। इसका जो कारण है वो है कि धौलपुर शहर की जो सप्लाई है पानी की वो अब चंबल नदी से हो रही है, इसी के चलते इसका जो जल स्तर है वो ऊपर आ चुका है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले दिनों में और भी ये जो मंजिल है एक वो डूबने की आशंकाएं हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है। तो चंबल प्रभा स्थानीय प्रशासन और सरकारों से यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ऐतिहासिक विरासत धौलपुर की पहचान है, न केवल धौलपुर की बल्कि राजस्थान की और पूरे भारत में इसको एक अनूठी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन समय के बदलते दौर ने और अनदेखी के चलते कहीं न कहीं ये जो विरासत है धौलपुर की एक पहचान रही है वो कहीं न कहीं जर्जर और अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इस बावड़ी की अपन बात करें तो इसकी जो 7 मंजिलों की जो ऊंचाई है वो लगभग 150 फुट बताई जाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर? ये हनीफ नाम है। इस बावड़ी की अपन बात करें तो ये जल स्तर बढ़ा है, इसका कारण क्या है? ये पातालपुर बावड़ी है। बारिश इस साल 2 साल से ज्यादा हो रही है तो इसका स्तर बढ़ चुका है और ये खतरे की निशानी है। ये कभी भी बैठ सकती है, टूट सकती है, गिर सकती है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट। इसका पानी निकलवाएं, बाहर फेंकवाएं और इसकी मरम्मत हो, वो काम नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो खतरे की निशानी ये बनती जा रही है क्योंकि अगर इसकी जो पानी है उसको नहीं बाहर निकाला गया तो ये इसकी जो इमारत है वो नीचे बैठ सकती है जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका है क्योंकि यहाँ पूरे धौलपुर ही नहीं बाहर से भी पर्यटक आते हैं और इसको देखने के लिए आते हैं। अगर ऐसा हादसा होता है तो बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन और सरकार की मानी जाएगी। तो इसी के चलते तो चंबल प्रभा यही बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि इस बावड़ी को जो ऐतिहासिक विरासत है धौलपुर की उसको संज्ञान में लेकर के इसका संरक्षण किया जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सप्लाई में भी दे लेना तो ये संरक्षण किया जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में जो धौलपुर की पहचान है वो बनी रहे। और भी हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? दिलशाद। क्या कहना चाहेंगे इस बावड़ी को लेकर? साहब गवर्नमेंट भ्रष्ट है, जिनने पैसा लगाया खा के और चले गए। कोई सप्लाई नहीं होती और नहीं पानी की आज सप्लाई की जाए तो ये कंडीशन नहीं होगी इसकी और सारा जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आज तो जो समझ लो कि 8-10 फुट रह गया पानी बाहर निकलने के लिए। ऐसे ही होता रहा तो क्या हुआ आगे चल के? पैसा खा जाते उधर वो डाली है बैटर बक्सी वालों ने या किसी ने मोटर वो करके अपने घपला करके भाग गए। पैसा कौन खा जाता है? यही कर्मचारी खा रहे हैं, सरकारी जाके सरकारी भ्रष्टाचारी वो कुछ करते ही नहीं है।
कौन सी सरकार बैठे है, बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार? अरे जो मौजूदगी में है अब कौन सी है? अब भाजपा सरकार उनकी भी तो देख रेख होने चाहिए। वो भी तो उनका भी तो कोई वो होता है देखने का कोई अधिकार। इससे पहले कांग्रेस सरकार भी रही है, उनके टाइम में भी होती थी। ये कम से कम 35 साल से बंद पड़ी है जैसे। उन्हीं चंबल को कोई जानता नहीं था। सारा पानी सप्लाई इसी से होता था पूरे धौलपुर के अंदर। आज ये पड़ी हुई है ऐसे ही। बोरिंग कराते उसमें पैसा मिलता है, वहाँ करा लेते हैं, इसको क्या वो चालू करेंगे। पानी बहुत अच्छा था, पूरे मोहल्ले बस्ती वाले चौतरफा इसी में पानी भरते थे पीने के लिए। वाटर